स्क्रीन सबको दिख रहा है बेटा? अगर स्क्रीन दिख रहा है जैसे बोलो। स्क्रीन दिख रहा है बेटा सबको? यस सर। यस सर। यस सर। तो लास्ट क्लास में मैंने बोर्ड्स पासवर्ड बताया था, और मैंने एक्चुअली लास्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ था, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत सारी चीज़ बताया गया था, जैसे क्लासिकल मॉडल। तो क्लासिकल मॉडल में बताया गया था कि डाल्टन एटॉमिक मॉडल क्या होता है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या होता है। ठीक है, डाल्टन रदरफोर्ड दो मॉडल बताया गया था। तो डाल्टन में भी ढेर सारे पंगे थे बेटा, कुछ इसमें डिफेक्ट्स थे। उस डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए नेक्स्ट मॉडल है बेटा रदरफोर्ड मॉडल। सर आपकी आवाज कट रही है। एक आवाज सबको कट कट के आ रही है क्या बेटा, या केवल तुम्हें आ रही है कट कर? नो सर, मेरे को तो नहीं आ रही कट कट के। एक मिनट मैं दोबारा से। ओके, आई थिंक अब सही आएगा। मैंने यहाँ पर रिस्टार्ट कर दिया है माइक को। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो दो डिफेक्ट्स बताए गए थे इसमें, है ना। और उसके बाद आ गया था बेटा प्लैंक्स थ्योरी। मैक्स प्लैंक ने कुछ थ्योरी दिया था बेटा, है ना। उस थ्योरी को तूने पढ़ा, और फिर आ गए थे हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल में। ठीक है, तो बोर्स एटॉमिक मॉडल में कुछ पॉस्टुलेट थे, जो प्रीवियस मॉडल तुमने पढ़ा था उसी पर बेस्ड था कुछ पॉस्टुलेट्स। तो पॉस्टुलेट 1 2 3 4, उसमें से जो पॉस्टुलेट नंबर 1 था, पॉस्टुलेट नंबर 1 था बेटा रदरफोर्ड मॉडल से लिया गया, है ना। कि जो एटम है, एटम में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। ये था रदरफोर्ड मॉडल। उसमें से जो थर्ड पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट, एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन एंड एनर्जी ऑफ फोटॉन, वो लिया गया था प्लैंक्स थ्योरी से। यहाँ पर जो पॉइंट 2 है, पॉइंट 2 में बताया गया था, बोर ने बताया था, बोर का ये पॉस्टुलेट है, तो MBR इज इक्वल टू NH/2 पाई। ठीक है, जो टोटली 4 पॉस्टुलेट थे। तो सबने लास्ट क्लास में देखा था बेटा, इसमें किसी कोई डाउट है 4 पॉस्टुलेट्स में? सर एक बार थर्ड वाला दोबारा बता दो। थर्ड में बताया गया था एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट, इट नीदर लूजेस नॉर गेन्स एनर्जी। ठीक है, मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी लेवल में, जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल कैसे मिलेगा तुम्हें बेटा? MBR इज इक्वल टू NH/4 पाई से। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल 1 2 रखोगे तो यहाँ पर तुम्हें एनर्जी लेवल मिल जाएगा। इक्वल टू 1 रखोगे तो फर्स्ट एनर्जी लेवल तुम्हें मिल जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल में है, तो न तो एनर्जी को रेडिएट करेगा, न तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, इसलिए इसको एनर्जी लेवल या स्टेशनरी स्टेट बोला गया। ठीक है, ये था बोर्स का थर्ड पॉस्टुलेट। सॉरी बेटा। तो ये चारों पॉस्टुलेट बेटा तुम्हें याद करना होगा, क्योंकि लिखने के लिए आएगा। जितनी पॉस्टुलेट्स है ये लिखने के लिए आएंगे। ठीक है, तो इसके बाद मैंने कुछ होमवर्क दिए थे। PPT में होमवर्क दिया गया था, है ना। तो G&H, शायद H या I कुछ इस तरह से दिया गया था। जो लास्ट 2 DP बच गए थे उसको सॉल्व करना था। किया तुम लोगों ने बेटा? यस सर। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, डाउट नहीं है या है? सर है। किस DPP में बेटा? DPP नंबर बताओगे तो मैं इसमें से डाउट बता दूंगा। ठीक है, तो जो DPP है, मैं DPP को ओपन कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 सेकंड, है ना। तो ये है तुम्हारा A01 केमिस्ट्री। बेटा DPP बोलना बेटा, कौन सा DPP? ABCD कौन सा? सर 1E में क्वेश्चन नंबर 14। 1E क्वेश्चन नंबर 14।
इस क्वेश्चन को सब लोग पढ़ेंगे बेटा, है ना, सबको ये क्वेश्चन देखना है, करना है यहाँ पर, ठीक है। तो जिसका हो गया वो भी यहाँ पर देखेंगे, जिसका नहीं हुआ मैक्सिमम लोगों को नहीं हुआ होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है लगभग 90% लोगों का नहीं हुआ होगा, लेकिन कुछ लोगों ने किया है, बाकी लोग नहीं किए हैं। कोई ऐसा बेटा जिसका ये क्वेश्चन हो चुका है? कोई ऐसा है जिसने ये क्वेश्चन किया है? कोई बेटा क्लास में कोई ये क्वेश्चन नहीं किया है? सर जी सर, हुआ ही कोशिश नहीं। की थी। हाँ, हुआ या नहीं? सर जी हुआ नहीं, कोशिश तो की थी लेकिन। अच्छा, और दूसरा किसी ने? और कोई बेटा, कोई जिसने अटेम्प्ट किया हो? किसी से नहीं हुआ, है ना। चलो देखते हैं यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन हम लोग सब लोग करेंगे यहाँ पर, है ना। तो एक मिनट, यहाँ दिया गया मोलरिटी ऑफ HCl। तो HCl का मोलरिटी तुम्हें बताना है, तो यहाँ पर दिया गया है HCl, ठीक है। और इस सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया गया है, डेंसिटी इज इक्वल टू 1.17% ग्राम पर ml। सीसी मतलब क्या हुआ बेटा? ml। 1 cc इज इक्वल टू 1 ml, है ना। तो अगर HCl दिया गया 1 ml HCl दिया गया है, तो उसका डेंसिटी क्या होगा? अगर 1 ml HCl दिया गया है, देखो HCl दिया गया 1 ml, है ना। तो 1 ml का मास कितना होगा बेटा? 1.17 ग्राम है। तो हुआ इसका मतलब डेंसिटी, मतलब अगर तुम यहाँ पर डेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हो, डेंसिटी D इक्वल टू m डिवाइड बाई v वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम तुमने 1 ml ले लिया, 1 ml, ठीक है, तो मास कितना होगा? मास ऑफ HCl। तो मास ऑफ HCl निकाल सकते हो कि नहीं? तो मास ऑफ HCl इक्वल डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तुमने वॉल्यूम 1 ml लिया है, तो डेंसिटी 1.17 दिया गया, 1.17, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय सीसी, मतलब यहाँ पर वॉल्यूम ले लिया तुमने 1 ml, तो हो जाएगा यहाँ पर 1.17 ग्राम, ठीक है। तो ये HCl का मास आ गया। तुमने वॉल्यूम यहाँ पे कितना लिया बेटा? ध्यान दो, यहाँ पर तुमने वॉल्यूम कितना लिया? वॉल्यूम लिया 1 ml, या फिर इसको तुम लिख सकते हो 10⁻³ लीटर। ये तुम्हारा वॉल्यूम हो गया, ठीक है। मास ऑफ HCl तुमने निकाल लिया। मास ऑफ HCl कितना है बेटा? 1.17 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स का? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बता सकते हो? गिवन मास अपन मोलर मास। मोलर मास। हाँ, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना दिया गया है? 1.17, ठीक है। और मोलर मास ऑफ HCl बताओ? 36.5। 36.5, वेरी गुड, ठीक है। सबको बताया बेटा, बताना है ना, ऐसा नहीं चुप रहना है। भले ही बहुत आसान क्वेश्चन लगे तुम्हें तो भी बताना है, अगर डिफिकल्ट हो तो भी बताना है, आसान तुम्हें लगे तभी बताना है, ठीक है। 36.5, ठीक है। तो ये हो गया मोलर मास ऑफ HCl। तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास तुम्हारा आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। इसको तुम सॉल्व भी कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ दिया गया 1.17 डिवाइड बाई मोलर मास दिया गया 36.5, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.321, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 0.0321 मोल। तो मोल्स ऑफ HCl आ गया। तुम्हें निकालना है मोलरिटी। तो मोलरिटी का फार्मूला कोई बताएगा? बता दो बेटा फार्मूला मोलरिटी का। बताओ बेटा मोलरिटी का फार्मूला बताओ, देखकर ही बताओ, बताओ तो। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम, ये होता है मोलरिटी का फार्मूला, ठीक है। तो मोलरिटी ऑफ HCl इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स से दिया गया है 0.0321 मोल, एंड गिवन वॉल्यूम कितना दिया गया है? 10⁻³ लीटर, 10⁻³ लीटर दिया गया यहाँ पर, ठीक है। तो अभी कितना आ जाएगा बेटा सॉल्व करने पर? यह जाएगा 32.1 आ जाएगा ना, 32.1 मोलर,
तो अब देखो ये जो है आंसर जो 32.1 दिया गया है, किस ऑप्शन के पास दिख रहा है तुम्हें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट में दिख रहा है? ऑप्शन देखो एबीसीडी में, तो ऑप्शन सी ऑलमोस्ट इसके इक्विवेलेंट है। तो एग्जैक्ट आंसर तुम्हें नहीं मिलेगा, तो जो नियर अबाउट होगा ना बस उसी तुम टिक कर दोगे, ठीक है। ऐसा नहीं जो तुम्हारा आंसर आया 32.1 आया तो 32.1 एग्जैक्ट मिल जाएगा, उसके आसपास आंसर रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो राउंड ऑफ किया गया दूसरे मैकेनिज्म से, आपने यहाँ पर दूसरा कुछ किया है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा बहुत डेविएशन चलता है केमिस्ट्री में, एग्जैक्ट नंबर नहीं मिलेगा केमिस्ट्री में। तो आंसर आ गया सी पार्ट, ठीक बेटा। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है, जिसका नहीं हुआ है वो यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर छोटा सा कर दिया, देखकर यहाँ पर नोट कर लो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन बेटा? यस सर, दूसरी डीपीपी में। डीपीपी नंबर कौन सा? 1F, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, वन एफ, ये है 1F, तो 1F का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, इस क्वेश्चन को सब लोग देखेंगे बेटा, है ना? सबको देखना है क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी किसी का नहीं हुआ होगा। कोई ऐसा बेटा जिसने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है क्लास में? कोई ऐसा? किसी को हुआ बेटा ये क्वेश्चन या नहीं हुआ? नो सर, नहीं हुआ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन किसी से नहीं हुआ है तो सबको देखना है, क्वेश्चन ध्यान से देखना है। वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ 9.85 ग्राम ऑफ बेरियम कार्बोनेट। तो यहां दिया गया है बेरियम कार्बोनेट BaCO3, इसको तुम डिकम्पोज करोगे, ठीक है। जब बेरियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करोगे BaCO3 को, तो क्या बनेगा? यहाँ पर मिलेगा, हाँ, तो BaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मास दिया गया है, मास दिया गया है बेरियम कार्बोनेट का 9.85 ग्राम, ठीक है, ये मास दिया गया है। अब पूछ रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 इज ऑब्टेन्ड एट STP। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड इसका वॉल्यूम पूछ रहा है ना। तो CO2 क्या बेटा? गैस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। तो अगर गैस का वॉल्यूम निकालना है तो मैं फॉर्मूला याद होगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4। ये फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, नंबर ऑफ मोल्स का मैंने बताया था बेटा, गिवन वॉल्यूम एट STP डिवाइड बाय 22.4 लीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो यहाँ से अगर तुम्हें वॉल्यूम निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स को 22.4 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो यहाँ पर वॉल्यूम आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम निकालना हो तो तुम्हें क्या चाहिए? क्या अननोन है यहाँ पर? नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स दे दिया जाए तो नंबर ऑफ मोल्स को तुम 22.4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, ये तुम्हें रिएक्शन दे दिया गया, तो जब भी रिएक्शन दिया जाता है तो मास को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम कार्बोनेट, तो बेरियम कार्बोनेट का तुम नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, दैट इज गिवन मास 9.85 डिवाइड बाई मोलर मास, ठीक है। तो मोलर मास कितना आएगा बेरियम कार्बोनेट का? कितना आएगा बेटा? तुमने किया होगा ना, जिसने अटेम्प्ट किया था, बताओ बेटा देखकर कॉपी में। 177 है।
177, ठीक है। ये सब लोग निकाल लेंगे, ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ मैजिक से निकाल दिया, ठीक है। बेरियम का जो मास दिया गया 137 प्लस कार्बन का मास प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन का मास, इन तीनों को ऐड करोगे तो 177 आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम कार्बोनेट। इसको नहीं सर, सॉल्व करो। 181 है। अच्छा 181 आ रहा है, यस सर। 181 में लिख रहा हूँ, जो तुम बोला मैं वही लिख रहा हूँ, है ना, मैंने कैलकुलेट नहीं किया यहाँ पर। 181 वहाँ पे CO2 था ना, मैंने O एक ही ले लिया था। कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये वाला सही है ना, 9.85 डिवाइड बाई 181, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaCO3। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaCO3 इज इक्वल टू 0.0544, ठीक है। ये तुम्हें आएगा बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaCO3, ये आ गया। अब इस क्वेश्चन को देखो, 1 मोल बेरियम कार्बोनेट कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड देगा, बताओ बेटा देखकर। अगर तुमने 1 मोल ये लिया है, तुमने 1 मोल ये लिया है बेटा, तो जितना बेरियम कार्बोनेट रहेगा उतने ही तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। देखो 1:1 रेशियो में है कि नहीं, है ना। जितना बेरियम कार्बोनेट होगा उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम कार्बोनेट, है ना। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम कार्बोनेट कितना है, 0.0544, ठीक है। तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब तुम्हें निकालना है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लोगे, 0.0544 मल्टीप्लाइड बाय 22.4, ठीक है। तो जो आंसर है यहाँ पर आ जाएगा। तो आंसर कितना आ रहा है बेटा, ठीक है, मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। 0.0544 मल्टीप्लाइड बाई 22.4, ठीक है। तो ये आ गया आंसर 1.21। तो यहाँ पर आंसर तो कुछ गड़बड़ दिख रहा है। 22 सर ये ऐड गलत किया है, 197 आएगा ऐड करके। 197 आएगा। 197। 97। यस सर। अरे नालायकों, तुम लोग क्या कर रहे हो सही से कैलकुलेट किया करो बेटा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 197 लिखो बेटा, सही रहेगा। 197, ओके। अब देखो ये 0.5 अब सही आएगा, ठीक है। ये नंबर सही है, ठीक है। मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूँ, 0.05 आंसर यहाँ पर आ रहा है। मैंने जब DPP करी थी मेरी भी यही गलती। अरे कोई बात नहीं बेटा, चलो होता है, गड़बड़ होता है, एग्जाम में नहीं होना चाहिए। यहाँ गड़बड़ कर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1.12 लीटर आ गया, ठीक है। आंसर मैच कर रहा है, इसको सही कर लेना। 0.0 नोट कर लो बेटा, जिसका नहीं हुआ है। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहा हूँ, पूरा दिखाई दे। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन है या बस खत्म? और कोई क्वेश्चन है तुम लोगों का? सर इसी में क्वेश्चन नंबर 2 बता दो बस। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो। 20 ग्राम of calcium carbonate impure sample gave 5.6 gram of calcium oxide and 4.4 gram of carbon dioxide. Thus there are, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, कौन सा करेक्ट है वो बताना है। तो 0.2 NO, नो का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स होना चाहिए, N0 एटम या N0 लिखा हुआ है।
अच्छा ठीक है, ये एट नॉट आवागाद्रो नंबर लिखा हुआ, ठीक है, N0 मतलब आवागाद्रो नंबर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सब लोग पढ़ोगे और मैं जा रहा हूँ इसको अटेंड करने बेटा। ये हो गया होगा सबका, सबका ये हो गया, ओके। तो यहाँ दिया गया 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इम्प्योर सैंपल। तो यहाँ जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 ये इम्प्योर है, लेकिन जब तुम इसको हीट करते हो, ठीक है, तो हीट करने पर 5.6 ग्राम CaO मिल रहा है और 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है। तो भले ही ये इम्प्योर हो, लेकिन अगर तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड निकालना बेटा, तो जो CaCO3 है, तो COC3 का जितना नंबर ऑफ मोल्स होगा उतने से ही कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। जो यहाँ पर डस्ट पार्टिकल होगा वहां से तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा नहीं, है ना। मान लो तुम्हारे पास CaCO3 है और कुछ डस्ट पार्टिकल या इम्प्योरिटी है, सिलिका वगैरह है, सैंड है, उसको तुम हीट कर रहे हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड केवल और केवल कैल्शियम कार्बोनेट से ही आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर तुम कैल्शियम कार्बोनेट का मास न लेकर CO2 का मास लेकर चलोगे। जो CO2 है उसका मास दिया गया है 4.4 ग्राम, ठीक है। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड का आ जाएगा 0.1 मोल। आ गया बेटा, 0.1 मोल आ गया, ठीक है। तो जितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड होगा उतना ही मोल कैल्शियम कार्बोनेट होगा बेटा। यहाँ पर तुम्हें देखो रिएक्शन से मालूम चल रहा है कि 1 मोल अगर कैल्शियम कार्बोनेट है तो 1 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, है ना। इट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3, दैट इज इक्वल टू 0.1 मोल, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल का निकालना बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा बेटा? मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय आवागाद्रो नंबर। तो यहाँ पर आवागाद्रो नंबर को N0 लिखा हुआ है, सो नंबर ऑफ मोल्स 0.1 मल्टीप्लाइड बाय N0। तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट बेटा यहाँ पर। ओके सर। ओके सर। नोट कर लो जिसका नहीं हुआ है, सबका हो गया तो मैं आगे बढ़ जाऊं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को बताना तुम लोगों को आज, ठीक है। बोर्स थ्योरी आज पढ़ेंगे हम लोग, है ना। और कोई डाउट है इसमें? नहीं है। तो इस वीक तुम लोगों का एक टेस्ट होने वाला है, पता है ना, फोर्थ Yes, नाइटली टेस्ट। यस सर। हाँ, तो फोर्थ नाइटली टेस्ट में क्या आएगा क्वेश्चन मालूम तुम लोगों को? मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट क्लास, हाँ, तो तब तक तुम तैयारी करते रहोगे, तो मैं बता दूंगा कि नेक्स्ट क्लास में कि कहाँ तक आएगा, ठीक बेटा। यस तो सर। मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। तो ये तुम लोगों का डीबीपी हो गया यहाँ तक। तो कहाँ तक हुआ बेटा? फर्स्ट ई तक हुआ था ना, फर्स्ट ई एंड फर्स्ट एफ, 1F तक। 1G हुआ कि नहीं? GH हुआ, 1G 1H, यस सर। ठीक है। 1G 1H कर लेना। इसका जो डाउट है नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद मैं दूंगा 2A, ठीक है, क्योंकि अब तुम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो 2A मिलेगा नेक्स्ट क्लास में। अभी नहीं करना 2A, अभी तक तुम लोगों का होमवर्क क्या है बेटा? H तक, ठीक है। आज भी अभी तक होमवर्क क्या है बेटा? 1G 1H, 1G 1H। नोट कर लो बेटा, होमवर्क कहाँ तक है? 1G 1H तक। और इसका भी डाउट नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम को नहीं करना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को नेक्स्ट क्लास में दिया जाएगा। आ जाते हैं यहाँ पर। तो हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पर बोर्स मॉडल। तो बोर्स मॉडल में यह पॉस्टुलेट हम लोगों ने पढ़ लिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है पॉस्टुलेट। पॉस्टुलेट की बात हम लोगों को कुछ फॉर्मूले याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। बोर्स थ्योरी में कुछ फॉर्मूला याद रखना है। तो कौन कौन सा फॉर्मूला याद रखना है बेटा यहाँ पर? तो पहला फॉर्मूला यहाँ पर रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी, ठीक है। कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा, घूम रहा है,
तो उसका रेडियस क्या होगा, जो आर है, आर का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है। और अगर वो मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी क्या आएगा यहाँ पर, जो है ना mv²/r है, जो v है ना, v का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में जा रहा है तो इस ऑर्बिट का एनर्जी क्या होगा, अगर इस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में आ गया तो इसका एनर्जी क्या होगा, ये एनर्जी तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पर तुमने न्यूक्लियस लिया, जो ब्लू कलर का डॉट दिखाई दे रहा है वो न्यूक्लियस है, और जो रेड कलर तुम्हें दिखाई दे रहा है बेटा, ये रेड कलर का, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसको तुम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हो, -e। तो -e क्या है बेटा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके आगे तुमने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जेड है। जेड क्या होता है बेटा, अगर कोई एटम इस तरह से लिखा हुआ है तो जेड क्या होता है, जेड होता है उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, जेड वैल्यू, है ना, एंड दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। ये तुम्हें मालूम है कि नहीं, ये जो लाइन मैंने अभी को लिखा है सबको मालूम होगा, है ना। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू जेड एंड जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। तो अगर टोटल चार्ज पूछा जाए, टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस, टोटल चार्ज, ठीक है, ऑन न्यूक्लियस, तो टोटल एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है बेटा, +e होता है कि नहीं। अगर प्रोटॉन की चार्ज की बात किया जाए, अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e है तो प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा, +e होगा ना। यस सर। ठीक है, +e, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो अपोजिट होता है प्रोटॉन के चार्ज का, दोनों का जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहता है। सो चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन इज इक्वल टू +e। और न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन बेटा, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, जेड प्रोटॉन है, ठीक है। तो एक प्रोटॉन का चार्ज हो गया +e और नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर है जेड। तो टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितना हो जाएगा बेटा, +ZE होगा कि नहीं। सो चार्ज ऑन न्यूक्लियस विल बी ZE, ठीक है, +ZE तुम लिख सकते हो इस तरह से, +ZE। ये सबको समझ में आ रहा है बेटा, चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज इक्वल टू +ZE। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू क्या होगा, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड का वैल्यू 1 होगा। हीलियम के लिए क्या होगा जेड का वैल्यू 2। लिथियम के लिए क्या होगा बेटा जेड का वैल्यू 3। बेरिलियम के लिए, है ना, जेड वैल्यू मतलब एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन के लिए जेड वैल्यू 1 हो गया, हीलियम के लिए 2, लिथियम के लिए 3, बेरिलियम के लिए 4। ये जेड वैल्यू है, ठीक है। और अगर तुम्हें पूछा जाए तुमसे कि टोटल चार्ज कितना होगा न्यूक्लियस का, तो ZE, तो यहाँ पर हो जाएगा 1E 2E 3 4E। इस तरह तुम टोटल चार्ज बता सकते हो। बेसिकली जेड का वैल्यू तुम्हें मालूम होना चाहिए, जेड का वैल्यू क्या होगा हाइड्रोजन के लिए, जेड का वैल्यू हीलियम के लिए, लिथियम के लिए, बेरिलियम के लिए क्या होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया जेड वैल्यू। तो ये पूरा डायग्राम समझ में आ रहा है बेटा। ये रेड कलर का इलेक्ट्रॉन है, ये ब्लू कलर का प्रोटॉन है ना, ये समझ में आ गया। अब आते हैं बेटा, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, मालूम चल रहा है कि नहीं बेटा। जो इसको मैं एरेज कर दे रहा हूं, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा कि नहीं होगा बेटा, होगा ना। यस हाँ, तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है इसको बोलते हैं कूलम्बिक अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या बोलोगे बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। जो चार्ज एटम, जो चार्ज आयन के बीच में, किसी भी चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है,
चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, ठीक है। अगर सिमिलर चार्ज हो तो इसका जो नेचर है वो रिपल्सिव नेचर होगा। अगर दो सिमिलर चार्ज है, अगर प्लस प्लस है, एक दूसरे से दूर भागेंगे, रिपल्सिव नेचर शो करता है बेटा। और अगर अपोजिट चार्ज है, एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, तो उसका नेचर क्या होगा बेटा? अट्रैक्टिव। Attractive. तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये फोर्स क्या होगा बेटा? अट्रैक्शन होगा। इसलिए यहाँ लिखा हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को F से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड F इज इक्वल टू, जो F यहाँ पर होगा, F इज इक्वल टू, ठीक है, K टाइम्स, K यहाँ पर कांस्टेंट है, K टाइम्स Z, ठीक है, Z स्क्वायर बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे जो कूलम्बिक अट्रैक्शन क्या होगा बेटा? K टाइम्स Z स्क्वायर बाई R स्क्वायर। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो K यहाँ पर कांस्टेंट है, Z क्या है बेटा? Z है एटॉमिक नंबर, E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, R क्या होगा? R इज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये है कूलम्बिक अट्रैक्शन, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके अलावा ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स बेटा, तो जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से चिपक जाएगा, है ना। अगर ये अट्रैक्ट कर रहा है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन को तो यहाँ आ जाना चाहिए, न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाना चाहिए, लेकिन ये न्यूक्लियस के ऊपर नहीं आता है, क्योंकि इस फोर्स को बैलेंस करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। याद है कल क्लास में मैंने बताया था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? यस सर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा? mv स्क्वायर बाई r। तो me क्या है बेटा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, या मैं यहाँ पर क्लियर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। me यहाँ पर सबस्क्रिप्ट e लिखा हुआ, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक मास है। और v क्या है बेटा? v इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको बैलेंस कर रहा है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इट इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर तुम इस तरह लिख सकते हो, K टाइम्स Z स्क्वायर बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू MEV स्क्वायर बाई R, ठीक है। ये हो गया रिलेशन नंबर 1। रिलेशन नंबर 2 तुम्हें क्या मिलेगा बेटा? यहाँ पर mv r इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई। यह है रिलेशन नंबर 2। ये रिलेशन कहां से आ गया बेटा? mv r इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई। यहाँ पर मैं me लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। mev r इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई, ये कहां से आ गया? जो रिलेशन नंबर 2 मैंने लिखा था, याद है? बोस सेकंड पास्टुलेट सर वो एंगुलर मोमेंटम वाला। हाँ, angular momentum is the integral multiplier of h by 2 pi। तो यहाँ पर n क्या है? n इज इक्वल टू 1 2 3 4 इस तरह से इंटीग्रल नंबर है, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करके देखो, यहाँ पर mv दिया गया है ना। तो यहाँ पर mv स्क्वायर दिया गया है, तो इसको m स्क्वायर से m से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो m स्क्वायर v स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर करोगे तो यहाँ क्या रहेगा? mvr। तो इन दोनों को मिलाकर इसको सॉल्व करोगे, तो अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर रिजल्ट लिखूंगा डायरेक्ट। इन दोनों को सॉल्व करोगे, सॉल्व करने में तुम्हें क्या मिलेगा बेटा? रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर कुछ कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट का जब वैल्यू रखोगे, सो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज इक्वल टू 0.53, ठीक है, n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो r क्या बेटा? रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का रेडियस क्या होगा, ये फॉर्मूला तुमने निकाला यहाँ पर। तो यहाँ पर तुम्हें फर्स्ट फॉर्मूला याद रखना है। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? रेडियस, ठीक है। तो रेडियस तुम्हें मिल गया यहाँ पर
तो रेडियस r इक्वल टू 0.53, या फिर इसको और एक्यूरेट लिखोगे तो कहीं कहीं पे लिखा रहता 529, 0.529 इस तरह लिखा रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर 2 डेसिमल प्लेस तक अगर राउंड ऑफ करोगे तो 0.53 आएगा, 3 प्लेस तक अगर राउंड ऑफ करोगे तो 0.529 आएगा। तो कोई भी लिख लो, दोनों चलेगा। और ठीक है, तो ये रेडियस का फॉर्मूला, इसको हर हाल में याद रखना है, केवल ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर n क्या है बेटा? n यहाँ पर है एनर्जी लेवल, वेयर n इज इक्वल टू एनर्जी लेवल और सेल नंबर, कि किस सेल में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट या सेल या एनर्जी लेवल, तीनों का मतलब एक है। अगर बोला जाए एनर्जी लेवल, या बोला जाए सेल नंबर, या फिर बोला जाए ऑर्बिट नंबर, तो इन तीनों का मतलब एक ही है। और जेड क्या होगा बेटा? जेड इज इक्वल टू, जेड क्या है यहाँ पर? एटॉमिक नंबर लिखोगे, एटॉमिक नंबर। तो ये फॉर्मूला याद हो गया सबको? Yes, sir. ये फॉर्मूला याद कर लो। तो ये हो गया रेडियस का फॉर्मूला, रेडियस। अब हम सर लोग, इसमें जो रेडियस है वो न्यूक्लियस से लेके वैलेंस शेल तक की है। नहीं, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, मान लो यहाँ पर ये तुम्हारा हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट है ना, इस तरह से इनफाइनाइट ऑर्बिट होगा इस तरह से ना। मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो न्यूक्लियस लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको तुमने r लिख दिया, जबकि वैलेंस तो यहाँ पर होगा है ना, इसको तुम नहीं देख रहे हो। ठीक है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उस ऑर्बिट में जो n नंबर होगा उसे तुम निकालोगे। n का वैल्यू अगर मान लो 1 है, ठीक है, n का वैल्यू तुमने 1 ले दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। n का वैल्यू तुमने 2 रख दिया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा। n का वैल्यू तुमने 3 रख दिया, n इज इक्वल टू 3, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा। 4 के लिए होगा, 5 के लिए होगा, 6 के लिए ये होगा। ठीक है, यस सर। हाँ, चलो आप देखेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? वेलोसिटी v इज इक्वल टू, ठीक है, वेलोसिटी में मालूम बेटा, देखो यहाँ पर जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है ना, इस तरह से घूम रहा होगा इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में, इस तरह से, इसका कुछ वेलोसिटी होगा, स्पीड होगा कुछ, तो उस स्पीड को तुम निकालोगे, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2.19 मल्टीप्लाइड बाई जेड बाई एन मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड। velocity of electron, if electron is present in nth orbit, ठीक है, nth orbit में इलेक्ट्रॉन है तो ये इसका वैल्यू होगा। ठीक बेटा, लिख लिया? यस सर। नोट कर लो, ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला नंबर 2। हम लोग लिखेंगे बेटा यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 3, वो है एनर्जी। तो यहाँ पर हम लोग 3 एनर्जी लिखेंगे। पहला एनर्जी है बेटा तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी, पहले हम लोग लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी है उसको के ई से रिप्रेजेंट करोगे। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ठीक है, 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर। यहाँ पर यूनिट ध्यान रखना बेटा, यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यूनिट क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल नहीं है, कैलोरी नहीं है, यहाँ पर यूनिट दिया गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, नोट कर लो इसको।
काइनेटिक एनर्जी जो निकल के आएगी ये एनर्जी लेवल की आएगी या इलेक्ट्रॉन की? नहीं, एनर्जी लेवल का आएगा। जिस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है उस एनर्जी लेवल का आएगा एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी नहीं होता, एनर्जी लेवल स्टेशनरी स्टेट का एनर्जी आएगा। ठीक बेटा? यस सर। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में रिलेशन है। अगर मान लो तुम्हें आंसर जूल में देना है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में इस रिलेशनशिप से कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब पूरे आंसर को 1.602 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो तुम्हारा आंसर है ना, वो आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। सेकंड फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी में सेकंड फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको तुम पीई लिखोगे। जो पोटेंशियल एनर्जी पी इज इक्वल टू माइनस, या तो देखो बेटा यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी वो प्लस में था और जो पोटेंशियल एनर्जी वो माइनस है, -2 मल्टीप्लाइड बाई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, माइनस में क्यों है पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी बेटा निगेटिव होता है, याद रखो, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अट्रैक्टेड है न्यूक्लियस से। जहां पर भी अट्रैक्शन फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो नेगेटिव एनर्जी होगा, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -2 मल्टीप्लाइड बाई काइनेटिक एनर्जी। इसको और भी सिंपलीफाई तो -2 मल्टीप्लाइड बाई 13.6 Z² डिवाइड बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसका मतलब अगर तुम्हें काइनेटिक एनर्जी मालूम है, अगर तुम्हें काइनेटिक एनर्जी मालूम है तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। ठीक है, यस सर। ये हो जाएगा फॉर्मूला नंबर 4। इसके बाद हम लिखेंगे थर्ड है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी, ठीक है, तो टोटल एनर्जी क्या होगा बेटा? टोटल एनर्जी तुम लिखोगे E। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा? -2 काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हो गया काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल क्या बचेगा यहाँ पर? माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ लिखते हो एनर्जी इज इक्वल टू, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 Z² डिवाइड बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस फॉर्मूला का ही मैक्सिमम टाइम्स यूज होता है। ठीक है, जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी तुम लिखोगे यहाँ पर -13.6 Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 5। लिख लिया सब? फॉर्मूला लिख लिया बेटा? सर यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी भी नेगेटिव में आ गई। नहीं, कहाँ काइनेटिक नेगेटिव बेटा? ये टोटल एनर्जी नेगेटिव आया। देखो ये टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी होगा नेगेटिव। अब काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, काइनेटिक एनर्जी को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? टोटल एनर्जी, है ना? तो यहाँ पर तुम्हें मिलेगा जो सर आगे समझ आ गया। सबको समझ में आ गया बेटा? यस। सबको आ गया तो हम लोग आगे चलेंगे। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो तुमने निकाल लिया फार्मूला, तो यहाँ पर हम लोग फिर से देख लेते हैं। जो फार्मूला हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था उसको दोबारा देख लेते हैं। अगर तुम बात करोगे रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, रेडियस R इज इक्वल टू, ठीक है, R इज इक्वल टू R नॉट। देखो इस फॉर्मूले लेते हैं बेटा, R इज इक्वल टू R नॉट, ठीक है, n² बाई Z। R इज इक्वल टू R नॉट n² बाई Z। ये होता है फॉर्मूला वेयर R नॉट इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है,
तो अब यहाँ पर 0.529 को क्या लिख दिया गया बेटा, यहाँ पर R0। तो कभी कभी इस फॉर्मूले का भी यूज करते हैं, वो हमारा फॉर्मूला नंबर 1, R इज इक्वल टू R0। तो R0 क्या है बेटा, R0 इज इक्वल टू द, जीरो क्या होगा बेटा, जीरो होता है ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट यहाँ पर रेडियस लिखो, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट रेडियस, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट, तो R0 का मतलब क्या है बेटा, ग्राउंड स्टेट का रेडियस। तो मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है तो उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या होगा, उसको तुम R0 लिखोगे। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 1। लेकिन जो R0 इसका वैल्यू तुम्हें याद रहना चाहिए, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला तुमने क्या बेटा, वेलोसिटी का पढ़ा। वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या था बेटा फॉर्मूला, वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2.19 into Z/m into 10⁶ मीटर पर। हाँ, ठीक है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं यहाँ पर, कुछ लोग सुन रहे हैं, ठीक है। सुनने वाले भी कभी कभी बोल दिया करो। तो यहाँ पर V नॉट क्या होगा, V नॉट का वैल्यू बताओगे, वेयर V नॉट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 2.19 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 2.19 मीटर पर सेकेंड। तो V नॉट क्या होगा बेटा, V नॉट क्या होगा, ग्राउंड स्टेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सर V नॉट इंटू 10⁶ भी तो होगा। अच्छा ठीक है, ये मिस हो गया, इंटू 10⁶। ये बोला हूँ बेटा, सब लोग बोला करो, ठीक है। एक लोग बोलोगे तो गलत बोल दे कोई। तो 10⁶ मीटर पर सेकेंड, अब सही है ना ये, 2.19 टू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। और V नॉट क्या होगा, ग्राउंड स्टेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था बेटा टोटल एनर्जी E। टोटल एनर्जी E क्या होगा, E इज इक्वल टू E नॉट इज इक्वल टू E नॉट मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा, Z² डिवाइड बाई N², है ना। तो E नॉट क्या होगा बेटा यहाँ पर, वेयर E नॉट इज इक्वल टू, बोलो, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो होगा। ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है, एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है तब एनर्जी क्या होगा बेटा, E इज इक्वल टू E नॉट Z² बाई N², ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूला याद रहना चाहिए सबको। इस फॉर्म में भी फॉर्मूला याद रहना चाहिए बेटा। और जो कांस्टेंट है R0, V0 और E0, तो R0, V0, E0 का वैल्यू क्या है ये भी मालूम होना चाहिए। अगर मान लो तुम्हें यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इस फॉर्म बनाना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनाना है, तो क्या लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी P इज इक्वल टू, ठीक है। तो क्या लिखोगे, PE0 लिखोगे इस तरह से, है ना, मल्टीप्लाइड बाई Z² बाई N², इस तरह से लिखोगे कि नहीं बेटा फॉर्मूला। तो मैं पोटेंशियल एनर्जी को नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। आई होप तुम लोग बना लोगे अब फॉर्मूला। अगर ये मालूम है, अगर तुम्हें कांस्टेंट मालूम है, तो इस फॉर्म में तुम लिख सकते हो कि ग्राउंड स्टेट का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी कितना होगा, उसके रिस्पेक्ट में nth ऑर्बिट का, कभी कभी यहाँ पे n लिखा रहेगा, Rn, देखो इस तरह से लिखा रहेगा, सब स्क्रिप्ट में n लिखा रहेगा, Vn लिखा रहेगा, En लिखा रहेगा। इसका मतलब क्या है बेटा, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू R0, जीरो मतलब ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, उसका रेडियस मल्टीप्लाइड बाई N² डिवाइड बाई Z। ये इस तरह से फॉर्मूला तुम्हें याद रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबस्क्रिप्ट n हटा दे रहा हूँ। नोट कर लिया फॉर्मूला ये वाला? यस सर। अब आगे चलते हैं, कुछ एक्सरसाइज करना है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पर। सर ये सारे तो ग्राउंड स्टेट के हैं, अगर वहाँ आया एक्साइटेड स्टेट तो हाँ, तो वहां पर क्या होगा, n का वैल्यू रख दोगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग, है ना, समझ में आ जाएगा सब कुछ। क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा।
अब तो खाना तुमने पढ़ लिया, हम लोग इस एक्सरसाइज को करेंगे। एक्सरसाइज को देखो बेटा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस विल बी। तो हीलियम प्लस पहले आप देखोगे कि क्या इस एटम के लिए या आयन के लिए बोर फार्मूला वैलिड है या नहीं। तो क्या हीलियम प्लस के लिए बोर फार्मूला वैलिड है? कैसे मालूम चलेगा बोर फार्मूला वैलिड है या नहीं? वो होना चाहिए बेटा हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक जो बोर फार्मूला है वो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए होता है। और हीलियम क्या है? हीलियम इज सिमिलर टू द हाइड्रोजन, है ना। क्योंकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन था, एक तुमने आयनाइज कर दिया, तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? केवल 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा कि नहीं, है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया 1 न्यूक्लियस, मतलब हीलियम प्लस हो गया हाइड्रोजन लाइक एटम। तो इसके लिए जो बोर फार्मूला है वो अप्लीकेबल है, वैलिड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन v निकालना है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट। तो n का वैल्यू क्या होगा? सेकेंड ऑर्बिट मतलब n का वैल्यू सर 2 होगा, है ना। जो ऑर्बिट नंबर है वही तो n होता है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट बोल दे तो n का वैल्यू 1 होगा, या ग्राउंड स्टेट बोल दे तो n का वैल्यू क्या होगा? ग्राउंड मतलब क्या होगा? फर्स्ट स्टेट, है ना। तो ग्राउंड स्टेट के लिए n का वैल्यू क्या होगा? 1। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या होगा? 1 होगा, है ना। तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए 2 होगा, तो मैं लिख दिया ऑर्बिट नंबर 2। तो अब जो फॉर्मूला लिखोगे यहाँ पर फॉर्मूला v इज इक्वल टू, है ना, v इज इक्वल टू v नॉट z बाई n, ठीक है, इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो v इज इक्वल टू v नॉट को लिखोगे 2.18, ठीक है, 2.19 लिखा, 1819 अप्रोक्सीमेटली सेम है, इंटू 10 पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई जेड का वैल्यू क्या होगा बेटा? हीलियम के लिए जेड का वैल्यू सर 2 होगा, तो 2 रख दोगे यहाँ पर, तो 2, ठीक है, डिवाइड बाई एन का वैल्यू तुमने ऊपर लिखा रहा है 2 है वो भी। ये होगा मीटर पर सेकेंड। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, हो जाएगा 2.18 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए पार्ट, ठीक है। सर पर हीलियम में तो एक ही ऑर्बिट होता है। नहीं, अब देखो यहाँ पर एक ऑर्बिट तुम्हें दिखता है कि हीलियम एक ही ऑर्बिट है, लेकिन क्या होता है जो बाकी ऑर्बिट है वो वैकेंट होता है ना। बाकी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, वहां पर ऑर्बिट तो पूरा ही होगा, है ना। समझ में आ रहा है बेटा? जहां तक तुम देख पा रहे हो क्या अर्थ उतना ही बड़ा है, या जो स्काई तुम देख रहे हो जहां तक तुम देख पा रहे हो क्या उतना ही बड़ा यूनिवर्स? ऐसा तो है नहीं, उसके अलावा भी होगा जहाँ तुम नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। उसी तरह जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट में है, लेकिन इसके अलावा भी अलग अलग एनर्जी लेवल होता है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। समझ आ रहा है बेटा? यस सर। इसको नोट कर लो, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो इस क्वेश्चन को, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो यहाँ पर जो R0 है, R0 का वैल्यू दिया गया है, गलती से R लिखा हुआ, R0 कर दो, ठीक है, ये हो गया R0। R0 is equal to 0.53 to 10 power minus 10 मीटर। तो कर सकते हो इसको बेटा। तो बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट, बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट मतलब n का वैल्यू क्या है? 1। वेलोसिटी तुम्हें निकालना है, ठीक है। वेलोसिटी निकाल सकते हो, तुम्हें फॉर्मूला मालूम है, v is equal to v नॉट, ठीक है, इंटू जेड स्क्वायर, जेड बाई एन। जेड का वैल्यू 1 रखोगे, एन का वैल्यू 1 रखोगे, आ जाएगा v0। तो v0 का वैल्यू क्या है बेटा? यहाँ पे तुमने निकाला ऊपर, है ना। तो 2.19 इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर पर सेकेंड। तो आ गया यहाँ पर आंसर, ठीक है। एक्चुअली इसमें कुछ करना ही नहीं था, ये तो लाइट फार्मूला पूछ रहा है। थर्ड क्वेश्चन को देखो यहाँ पे, इलस्ट्रेशन नंबर लास्ट। हाँ, रखवा दो, इसका कोई यूज ही नहीं है ना बेटा,
यस सर, वैसे ही दे रखा है। ऐसे ही दे रखा है यहाँ पर, तुम्हें पहले से मालूम है फॉर्मूला, इसका कोई यूज नहीं है, अगर यूज होता हम लोग यूज कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाओ, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट बोर ऑर्बिट। तो फर्स्ट बोर ऑर्बिट में है ना, तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी दिया गया, मतलब v0 दिया गया, v0 इक्वल टू 2.17 इंटू 10⁻6 दिया गया है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, ठीक है। तो हीलियम प्लस v0 तुम्हें मालूम है, तो हीलियम प्लस ले तुम्हें निकालना है, निकालो। हीलियम 2 प्लस, ये हीलियम प्लस रहना चाहिए, तो ये हीलियम प्लस कर लो, गड़बड़ लिखा हुआ है ना, मैं हीलियम प्लस कर दूँ, गलती से हीलियम 2 डबल प्लस दे दिया था। चलो करो बेटा। तो v0 दिया गया है, वेलोसिटी निकालना है, v निकालना है, n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू 3 दिया गया है, z का वैल्यू 2 दिया गया है, रखोगे यहाँ पर आंसर आ जाएगा। सो v इक्वल टू v0 z बाई n, ठीक है। तो v0 को रखोगे 2.17 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाइड बाई z का वैल्यू 2 रखोगे, n का वैल्यू रखोगे 3, तो आंसर आ गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिख दोगे यहाँ पर आंसर 2.17 मल्टीप्लाइड बाई 2 1.4 समथिंग इंटू 10⁻6 मीटर डिवाइड बाई 3। चलो ये आंसर आ गया, इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 1.1447 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर आंसर मैच भी कर सकते हो। तो ये दिया 1.45, तो इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये आंसर आएगा, तो मैं इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। कर लिया, जिसका ये हो गया, ये लास्ट, ये वाले इस वाले इलस्ट्रेशन को देखोगे, ठीक है। इस इलस्ट्रेशन को करो, करो बेटा यहाँ पर। द रेडियाई ऑफ 2 of the first four orbit of hydrogen atom are in the ratio बेटा, the radii of 2 of the first four orbit of the energy difference between them may be, फर्स्ट 4 का 4 रेशियो होना चाहिए यहाँ पर। फर्स्ट एंड 4 होना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं आप क्या इसका मतलब है। इसमें देखो आंसर दिख दिया है यहाँ पर, फर्स्ट 4 का मतलब क्या हुआ। Radii of 2 of the first four Bohr orbit of the hydrogen atom are in the ratio कौन सा ऑर्बिट की है, ये इसमें नहीं आ रहा। 1:4. The difference between them may be, the energy difference between them may be। ये क्वेश्चन क्लियर नहीं था तो कुछ है यहाँ पर चीजें छूट गया है, क्योंकि यहाँ दिया फर्स्ट 4 और रेशियो केवल 2 का दिया गया है ना। रेडियस ऑफ 2 ऑफ द फर्स्ट 4 ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम आर इन द रेशियो द एनर्जी। तो फर्स्ट 4 का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, फर्स्ट 2 लिखना चाहिए यहाँ पर। इसको छोड़ दो, तो क्वेश्चन क्लियर नहीं तो करने कोई फायदा नहीं है, उसका आंसर गलत आ जाए तो छोड़ दो इसको, ठीक है। इस क्वेश्चन को छोड़ दो, हाँ क्वेश्चन क्लियर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन जब भी एग्जाम में देगा क्लियर दिखेगा, हंसता यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिखा गया हो, फर्स्ट 4 का मतलब क्या था यहाँ पर,
तो इसको छोड़ दो, इसको मैंने हाईलाइट कर देख लूंगा बाद में क्या था क्वेश्चन। ठीक बेटा, तो यहाँ तक हो गया है। हम लोग कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन और करना पड़ेगा। अभी तो क्वेश्चन यहाँ पर कम ही किया हम लोगों ने, कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं बोर्स मॉडल में, ताकि हम लोगों का जो बोर्ड मॉडल है वो कंप्लीट हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। जितने भी क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिख रहा है सबको? Yes, sir. The potential energy of an electron in hydrogen atom is minus 6.8 electron. Indicate in which excited state the electron is present. मतलब बेसिकली यहाँ पर पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, किस एनर्जी लेवल में वो पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, सेकंड में, थर्ड में पूछ रहा है। तो यहाँ पर चीजें क्या दिया गया उसको लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी दिया गया है। पोटेंशियल कितना दिया गया? -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, किसके लिए दिया गया? हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हाइड्रोजन एटम के लिए ये दिया गया है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के लिए जेड का वैल्यू क्या होगा? 1। एन का वैल्यू तुम्हें नहीं मालूम, ये निकालना है बेसिकली। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा तुम्हें मालूम है, पोटेंशियल एनर्जी P इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाइड बाई 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो ये जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू द, यहाँ पर जेड का वैल्यू 1 रख दोगे और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू ये रख दोगे, एन का वैल्यू आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाइड बाई 13.6, जेड का वैल्यू 1 रखोगे, 1 डिवाइड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यूनिट सेम है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एन स्क्वायर निकालोगे तो एन स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से देखो कितना आ रहा है, -2 मल्टीप्लाइड बाई 30, इसका देखो डबल ये हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हो जा रहा है माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 4। एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एन का वैल्यू क्या होगा? 2 हो गया, एन का वैल्यू 2। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उस किस ऑर्बिट में? इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है ना। और सेकंड ऑर्बिट को क्या बोला था बेटा? अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड में है तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ठीक है, तो जो एक्साइटेड स्टेट होता है वो n से 1 कम होगा। फिर से देखो, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था, ग्राउंड स्टेट इस तरह से होता है बेटा नंबरिंग। देखो ग्राउंड स्टेट है ना, इसके ऊपर अलग अलग एनर्जी स्टेट है। ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, ग्राउंड स्टेट हो गया। ग्राउंड के बाद होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये क्या है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये हो जाएगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट, जाएगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। अगर तुम यहाँ पर ऑर्बिट नंबर बोलोगे, ऑर्बिट नंबर क्या होगा? 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा। तो ग्राउंड स्टेट को क्या बोलते हो? फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सा ऑर्बिट होगा? सेकंड ऑर्बिट या सेकंड सेल। सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या होगा? थर्ड ऑर्बिट, है ना। थर्ड एक्साइटेड स्टेट क्या होगा? फोर्थ ऑर्बिट। मतलब जो एक्साइटेड स्टेट है वो 1 कम होता है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? एक्साइटेड स्टेट। तो किस एक्साइटेड स्टेट में है? तो यहाँ पर n का वैल्यू 2 आया, तो आंसर क्या दोगे? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। नोट कर लो इसको, नोट कर लिया। नोट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। यार क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया था कुछ देर पहले। क्वेश्चन करेंगे हम लोग ये वाला, ठीक है।
ये जो क्वेश्चन मैंने हाईलाइट किया है इस क्वेश्चन को करेंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि सबको दिखाई दे। ये जूम हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करना है, क्वेश्चन को पढ़ो यहाँ पर। पढ़ लिया क्वेश्चन? The ratio of the radius difference between fourth and third orbit of hydrogen and lithium 2 plus ion। तो रेशियो क्या लेना बेटा? यहाँ पे जो रेशियो है, ठीक है, रेशियो क्या लेना बेटा? डिफरेंस बिटवीन फोर्थ एंड थर्ड ऑर्बिट। फोर्थ ऑर्बिट है ना, माइनस थर्ड ऑर्बिट, इसका तुम्हें रेशियो लेना है। किस सिस्टम का लेना है बेटा? यहाँ पे लेना है हाइड्रोजन टू द लिथियम, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ो यहाँ पर रेशियो निकालना है। रेशियो क्या निकालना बेटा? डिफरेंस बिटवीन फोर्थ एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड लिथियम। हाइड्रोजन डिवाइड बाय लिथियम, फोर्थ माइनस थर्ड ऑर्बिट, ये तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियस इज इक्वल टू r0, ठीक है, r0 n स्क्वायर डिवाइड बाई z, ये तो होता है फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला तुम लगाओगे यहाँ पर ऊपर, और लगाकर तुम्हें रेडियस का जो रेशियो निकालना होगा। तो यहाँ पर तुम हाइड्रोजन के लिए निकालोगे, फॉर हाइड्रोजन एटम। तो रेडियस यहाँ पर क्या होगा? r0 इंटू, है ना, r0 मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, r0 मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर डिवाइड बाई z, ठीक है, माइनस r0 n स्क्वायर डिवाइड बाई z डिवाइड बाई लिथियम के लिए r0 n स्क्वायर डिवाइड बाई z माइनस r0 n स्क्वायर डिवाइड बाई z। तो यहाँ पर जो z का वैल्यू क्या रखोगे बेटा? लिथियम के लिए z का वैल्यू क्या होगा? लिथियम के लिए z का वैल्यू क्या होगा? 3 होगा। n का वैल्यू क्या होगा? मैं यहाँ पर कलर चेंज कर दे रहा हूँ। n का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर n का वैल्यू 3 है, अब यहाँ पर 4 होगा, ठीक है। यहाँ पर n का वैल्यू 4 होगा, n का वैल्यू 3 होगा, z का वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 होगा, ठीक है। तो ये सब वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो r0 तक देखो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर r0 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो n स्क्वायर डिवाइड बाय z, तो n का वैल्यू तुम रखोगे, हाइड्रोजन के लिए n का वैल्यू 1 होगा, z का वैल्यू, सॉरी, यहाँ पर n का वैल्यू तुम रखोगे 4, ठीक है, 4 स्क्वायर डिवाइड बाय z का वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 होगा, माइनस n स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर डिवाइड बाय z का वैल्यू 1 डिवाइड बाय, यहाँ पर होगा 4 स्क्वायर डिवाइड बाय 3, ये 3 माइनस 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दोगे तो जो रेशियो आएगा, है ना, देखो 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर सब, है ना, यहाँ पर जो कॉमन हो रहा है कॉमन कर कैंसिल करोगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा, इस तरह से कैंसिल नहीं हो रहा है ना यहाँ पर। तो 16 माइनस 9 कर दोगे, 16 माइनस 9 डिवाइड बाई, ये क्या आएगा नीचे? 7/3, ये हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 3, 4 डिवाइड बाई यहाँ पर 24, 16 डिवाइड बाई 3 माइनस 9 डिवाइड बाई 3, तो 16 माइनस 9 क्या होगा बेटा? 16 माइनस 9 7 डिवाइड बाई 3, 7 से 7 कैंसिल। तो अब ये हो जाएगा 7, तो 7 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है। तो एक्चुअली ये रेशियो कितना आ रहा है? 3:1, 3/1 कर सकते हो इसको, 3 को लिखते हैं 3/1, तो रेशियो यहाँ पर कितना आ रहा है? 3:1, तो रेशियो यहाँ पर आ जाएगा 3:1, तो आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट।
ठीक है, यस सर। नोट कर लो। इस क्वेश्चन को तुम लोग करोगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को तुम लोग करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, इसको करो बेटा। क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? यस सर। यस ओके, सर। चलो देखो कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लिया है तो हम लोग करेंगे इसको। आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ दिया गया ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एज, ठीक है। तो मतलब कि जो E0 है, E0 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। The ground state hydrogen atom is -13.6 electron volt. When electron is in first excited state, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का n का वैल्यू क्या होगा? 2। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n का वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द एक्साइटेशन एनर्जी? जो एक्साइटेशन एनर्जी वो क्या होगा, ठीक है। एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी है ना बेटा। तो देखो तुमने बोर्स पॉस्टुलेट में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तब तक अपने ही एनर्जी स्टेट में रहेगा जब तक तुम इसको एनर्जी न दो। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले लेगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर एक्साइटेड स्टेट चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ने कुछ एनर्जी एक्सेप्ट किया, ठीक है। एनर्जी एक्सेप्ट करने के बाद ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला गया। यहाँ क्या था बेटा, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था। ग्राउंड स्टेट के बाद इलेक्ट्रॉन कहां पर आ गया? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, ये एनर्जी ई, कितना एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन ने एक्सेप्ट किया, ये तुम्हें बताना है, ठीक है। देखो तुम्हें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी तुमने निकाल लिया, मान लो ये एनर्जी E2 है। ग्राउंड स्टेट का जो एनर्जी है वो E0 है, ठीक है। ये मैं इसको E1 मान ले रहा हूँ, E1। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी E2 है, ग्राउंड स्टेट का एनर्जी E1 है। तो E1 में, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन ने कुछ एनर्जी एक्सेप्ट किया तभी तो E2 में गया। तो E का वैल्यू क्या होगा? सो हियर E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 आएगा, ठीक है। तो देखो ग्राउंड स्टेट का तो एनर्जी दे दिया यहाँ पर, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी निकाल सकते हो। ये क्या होगा? E0 मल्टीप्लाइड बाई E0 मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा? Z स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर माइनस E0, है ना। ये तो होगा, ये हाइड्रोजन एटम के लिए Z का वैल्यू 1 होगा यहाँ पर, Z इज इक्वल टू 1। और फर्स्ट एक्साइटेड से मतलब n का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो E0 वैल्यू रखोगे यहाँ पर, E0 से E0 कॉमन हो जाएगा, E0 कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर? 1 डिवाइड बाई, क्या लिखूं मैं यहाँ पर? 4। 1 डिवाइड बाई n का वैल्यू क्या होगा? 4, n स्क्वायर, n का वैल्यू 2 रखोगे, 2 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और सिंप्लीफाई करो इसको, तो E0 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा बेटा? -3/4 आ रहा है। यस सर। -3/4। अब E0 का वैल्यू रख दो यहाँ पर, E0 का वैल्यू है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। देखो E0 का वैल्यू रख दिया है यहाँ पर। ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम मल्टीप्लाइड बाई -3/4, है ना। तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ यहाँ पर। तो 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 4, ठीक है। 10.2। ये मैंने कर दिया। 10.2 आ रहा है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर आ गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक बेटा। कर लो इसको।
हो गया बेटा? इस क्वेश्चन को करो। ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है, इस क्वेश्चन को करना है। सर ये आगे केवल फॉर्मूला यूज करना है। 2.25 केवल फार्मूला यूज करना बेटा, है ना? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब MVR, ये होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। MVR इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई। 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या दिया है? 5 दिया है। 5h डिवाइड बाई 2 पाई क्या जाएगा? 2.5h बाई पाई, है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4th पार्ट। ठीक है, यस तो सर। ये हो गया। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम। हम लोग को पढ़ना है कि ये हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये स्पेक्ट्रम क्या होता है। पहले तो हम लोग ये जानेंगे स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, फिर जानेंगे हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगा, फिर हम लोग कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन पर आ जाएंगे। ठीक है, तो जो स्पेक्ट्रम है वो 2 टाइप का होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो दोनों को पढ़ेंगे हम लोग, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है और इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ देखोगे फॉर्मूला सब दिया गया, यहाँ पर नीचे स्पेक्ट्रम भी बनाया गया है। ठीक है, तो अब देखो जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है वो 2 टाइप का हो गया। नंबर 1 एब्जॉर्प्शन, मतलब ये कुछ एब्जॉर्ब कर रहा होगा। दूसरा हो गया इमिशन। इमिशन मतलब क्या हुआ? ये कुछ इमिट कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बनाया गया है, अगर कोई स्पेक्ट्रम एनर्जी को एब्जॉर्ब करा के बनाया गया तो होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और अगर कोई स्पेक्ट्रम एनर्जी को रिलीज करा के बनाया गया तो होगा इमिशन स्पेक्ट्रम। तो पहली बात तो हम लोग स्पेक्ट्रम जान ले क्या होता है ना? तो तुम लोगों ने प्रिज्म देखा होगा, फिजिक्स में प्रिज्म देखा है कि नहीं? यस सर। स्कूल में इस तरह से प्रिज्म देखा होगा तुम लोगों ने, है ना? यस सर। कुछ इस टाइप का प्रिज्म होता है। ठीक है, तो इस प्रिज्म का मैं यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखा रहा हूँ, इस तरह से ट्रायंगुलर फॉर्म में तुम्हें दिखाई देगा, इस ट्रायंगल के फॉर्म में। अगर तुम सामने से प्रिज्म को देखोगे तो एक्चुअली ये 3D है। ठीक है, तुम 2D में देख रहे हो प्रिज्म को, तो इस तरह से होगा। और अगर प्रिज्म में तुम व्हाइट लाइट को इस तरह से डालोगे, ठीक है, यहाँ पर क्या है बेटा? सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट। जो लाइट है, लाइट इस प्रिज्म को, है ना, प्रिज्म से क्या होगा बेटा? डेविएट होगा, पढ़ा होगा बेटा डेविएशन। तो जो लाइट है यहाँ पर क्या होगा? बाहर निकलेगा इस तरह से ना, तो अलग अलग वेवलेंथ में टूट जाता है। जो लाइट है वो अलग अलग वेवलेंथ मतलब अलग अलग कलर में ब्रेक हो जाता है। ठीक बेटा, तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलोगे बेटा? इसी को बोलोगे स्पेक्ट्रम। जो अलग अलग कलर आ रहा है, इसी कलर का तुम यहाँ पर ड्रॉ करोगे, ठीक है, तुम्हें इस तरह से स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। कुछ रेड कलर का दिखाई देगा, वायलेट कलर का दिखाई देगा, है ना? इस तरह से तुम्हें स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। ठीक है, तो जिसका एनर्जी ज्यादा है वो वायलेट कलर तुम्हें सबसे कम डेबिट होगा, वहां पर सबसे ऊपर दिखाई देगा। तो यहाँ तुम्हें दिखाई देगा वायलेट कलर। ठीक है, और फिर तुम्हें क्या दिखाई देगा? यहाँ पर सबसे नीचे क्या दिखाई देगा बेटा? ये हो गया वायलेट कलर, ये हो गया तुम्हारा ब्लू कलर हो जाएगा, है ना? तो वायलेट कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, है ना? तो ये तुम्हारा क्या होगा? लास्ट में तुम्हारा तुमको क्या मिलेगा बेटा? रेड कलर तुम्हें मिलेगा। ये क्या है तुम्हारा? रेड कलर। ये ठीक है, ये है तुम्हारा वायलेट कलर। तो इस तरह से तुम्हें एक स्पेक्ट्रम में कलरफुल लाइन तुम्हें रेनबो दिखाई देगा। इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ये क्या है तुम्हारा? स्पेक्ट्रम। तो प्रिज्म से जो लाइन है ना, वो अलग अलग वेवलेंथ में टूट गया। तो अलग अलग वेवलेंथ को सेपरेट करके जो हम लोग ड्रॉ किए हैं पेपर पे, इसी को स्पेक्ट्रम बोलोगे। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम ये है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? यहाँ लिखा गया है, इफ द एटम गेन्स एनर्जी, मतलब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्प्शन मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। इफ एटम गेन्स एनर्जी, the electron passes from lower energy level to a higher energy level. Energy is absorbed, that means a specific wavelength is absorbed. Consequently, a dark line will appear in the spectrum.
दिस डार्क लाइन इज कंस्टिट्यूट द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो देखो जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसा दिखाई देगा, ये देखो, ये जो तुमने बनाया है ये स्पेक्ट्रम, ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तुम्हें जो है इस तरह से ब्लैक कलर का लाइन दिखाई देगा, ये दिख रहा है बेटा ब्लैक कलर का लाइन, ये वाला, ये अपने अपने जिस है ना अपने अपने वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो ब्लैक कलर का लाइन है वो इस तरह से अरेंज हो गया है। ठीक है, तो जहां जहां पर लाइट एब्जॉर्ब हो गया तुम्हें नहीं दिखाई देगा, ये नहीं दिखाई दे रहा है लाइट, तो ये तुम्हारा हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है बस केवल इसका डेफिनेशन तुम्हें याद रखना है, जो डेफिनेशन है इसको याद रखना है। ठीक है, हम लोगों को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ना है, इमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ना है। तो ये जो स्पेक्ट्रम है ना, ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो मैं डिलीट करता हूँ जो मैंने ड्रॉ किया है, ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसको नोट कर लोगे। इसके बाद आ जाएंगे इमिशन स्पेक्ट्रम पर। नोट कर लिया बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, मैं फिर से नीचे कर दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का, ले लिया? यस सर। आ जाओ इमिशन स्पेक्ट्रम में। ठीक है, इसी को ध्यान से देखना है, पहले वाला तुमने पढ़ लिया। ठीक है, जो इमिशन स्पेक्ट्रम है, इमिशन स्पेक्ट्रम दो टाइप का होता है, एक होता है कॉन्टिन्यूअस, दूसरा क्या होगा लाइन स्पेक्ट्रम। ये तुम्हारा हो गया कॉन्टिन्यूअस, मतलब ये हो गया लगातार, मतलब यहाँ पर तुम्हें कोई भी लाइन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा है बेटा। यहाँ पर देखो इस तरह से तुमने स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया और कोई भी लाइन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, पूरा लगातार तुम्हें ना इस तरह से एक फ्लैट स्क्रीन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इस तरह से ना पूरा पूरा बैंड दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, जहां पर कोई भी लाइन तुम्हें दिखाई न दे, तो ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम हो गया। दूसरा, अगर तुम्हें लाइन दिखाई दे रहा है, ब्लैक बैकग्राउंड में तुम्हें इस तरह से चमकीला सा कुछ लाइन दिखाई दे रहा है, दिख रहा है बेटा यहाँ पर, ये रेड कलर का, येलो कलर का, ग्रीन कलर का है ना लाइन दिखाई दे रहा है, तो इसको तुम क्या बोलोगे, इमिशन स्पेक्ट्रम। तो जहां पर लाइन दिखाई दे वो इमिशन स्पेक्ट्रम है, इसी को इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम ही बोलते हैं। तो तुम्हें लाइन दिखाई दे रहा है बेटा, इसको क्या बोलोगे बेटा, लाइन स्पेक्ट्रम बोलोगे। और यही लाइन स्पेक्ट्रम तुम्हें डिटेल में पढ़ना है, इसको मैं बताऊंगा डिटेल में, ये बनता कैसे इसको भी बताना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ये कैसे बनेगा, क्यों बनता है, कैसे यहाँ पर लाइन आएगा, लाइन दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, किस कलर का लाइन आएगा, है ना, इस कलर का आ रहा है या फिर येलो कलर का होगा, ये भी हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। तो पहले देख लेते हैं इसका डेफिनेशन, तुमने ऊपर क्या लिखा है उसको देख लेते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम को, इमिशन स्पेक्ट्रम को, फिर आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो जो इमिशन स्पेक्ट्रम है, if the atom loses energy, the electron pushes from higher energy level to lower energy level, energy is released and the spectral line of specific wavelength is emitted, this line constitute the emission spectrum। देखो यहाँ पर तो तुमने यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट लिया, ठीक है, तुमने यहाँ पर लाइट सोर्स लिया, प्रिज्म लगा दिया, है ना, तो जिस कलर का ये वेवलेंथ, जिस कलर का ये लाइट इमिट करेगा, मान लो ये रेड कलर का लाइट इमिट कर रहा है, ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पर क्या दिखा देगा, रेड लाइट दिखाई देगा, है कि नहीं। अगर मान लो यहाँ पर केवल ब्लू कलर का लाइट ये इमिट कर रहा है, जो सोर्स है, सोर्स केवल ब्लू लाइट इमिट कर रहा है, तुम्हें क्या दिखाई देगा, ब्लू लाइन तुम्हें दिखाई देगा। अगर मान लो जो सोर्स है वो हर एक लाइन इमिट कर रहा है, मान लो ये व्हाइट सोर्स है, व्हाइट लाइट क्या होता है बेटा, व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कलर, है ना। यस सर, पढ़ा क्या बेटा व्हाइट लाइट बारे में। तो अगर ये व्हाइट लाइट है या सन लाइट है, तो सन लाइट में तुम्हें क्या दिखाएगा, हर एक कलर दिखाई देगा। इस तरह से देखो, ये जो तुमने लाइट बनाया यहाँ पर, जो स्पेक्ट्रम बनाया है, इसमें हर एक कलर है कि नहीं, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक हर कलर तुम्हें दिखाई देगा। तो ये क्या होगा, व्हाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट क्या होगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देगा। अगर मान लो तुमने कलरफुल लाइट का स्पेक्ट्रम लिया, तुमने ऐसा कोई बल्ब लगाया जिसमें कोई एक खास कलर इमिट हो रहा हो, ठीक है, जैसे नियॉन बल्ब हो गया, हीलियम बल्ब हो गया ना, वहां पर तुम्हें एक खास कलर का कलर तुम्हें प्रोड्यूस होता दिखाई देगा, तुम्हें एक कलर दिखाई देगा। तो अगर वहां पर तुम स्पेक्ट्रम बनाओगे तो वहां पर एक कलर या दो कलर या तीन कलर, इस तरह से अलग अलग कलर, जितना कलर वो इमिट करेगा वही लाइन तुम्हें दिखाई देगा। ठीक बेटा, तो ये है इमिशन स्पेक्ट्रम। तो समझ में आ गया बेटा इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। यस सर।
हाँ, तो ये जो इमिशन स्पेक्ट्रम है उसको इसका डेफिनेशन नोट कर लो ऊपर से। ये एनसीईआरटी में दिया गया इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी में एक डायग्राम नहीं बनाया गया, लेकिन इसका जो इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है ये लिखा गया है, तो उसको नोट कर लोगे, ये पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। नीचे जो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है और जो लाइन स्पेक्ट्रम उसका भी डेफिनेशन नोट करोगे। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम का स्क्रीनशॉट लो। ले लिया सर जी। लाइन स्पेक्ट्रम का भी ले लो बेटा। 1 सेकंड सर। हो गया सर। ओके, तो बेटा जो स्क्रीनशॉट लेते हो उसके बाद क्या करते हो तुम? स्क्रीनशॉट का उसको मोबाइल में सेव कर लेते हो? सर नो रजिस्टर यस पे लिख। सर, मोबाइल में से ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है गैलरी फिर में। उसके बाद क्या करते हो? सर उसके मैं बाद तो क्या करते रजिस्टर हो? पे लिखता हूँ। सर फिर कॉपी में उतार लिखते हैं, नोट बनाते हैं। हाँ बेटा ठीक है, क्लास के तुरंत बाद उसका नोट बन लेना चाहिए ना, मोबाइल हैंग हो जाएगा या फिर उसमें वायरस आ जाएगा, सब उड़ जाएगा। मान लो तुमने मोबाइल को, है ना, वहाँ पे मोबाइल स्क्रीन ऑफ हो गया, उसका टूट गया स्क्रीन, यस सब सर। फॉर्मेट हो गया वहाँ पर, तो प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में, है ना बेटा। तो रजिस्टर पर उतार लेना उसको, चाहे कंप्यूटर पर Yes, तुमने sir. स्क्रीनशॉट लिया हो, चाहे तुमने मोबाइल पर लिया हो, रजिस्टर पर आज या कल में तुम्हें उतार लेना तुरंत, ठीक है। ऐसा नहीं इसको छोड़ देना कि हाँ ठीक है तो बाद में कर लेंगे, 2 दिन 3 दिन बाद कर लेंगे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। ये बहुत सारी चीज तुम्हें पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना, मैथ भी पढ़ना है। अगर तुम यहाँ पे छोड़ते चले जाओगे तो बहुत सारा चीज कलेक्ट हो जाएगा, तुम उसको उतार नहीं पाओगे बाद में। तो रोज का काम तुम्हें रोज करना है, ठीक है। आज जो करना है बेटा, आज को कंप्लीट करो, आज तुमने लिख लिया है इसको उतार लो, ठीक है। और Yes, जो sir. डीबीपी दिया जाता है, जो डीबीपी दिया जाता है बेटा, उसको कोशिश करो करने का। बहुत लोग डीबीपी नहीं कर रहे हैं, कल 2-3 लोगों ने आज डाउट पूछा था, बस मुझे लग रहा है कि बस वही 2-3 लोगों ने किया है, बाकी लोग डीबीपी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो डीबीपी भी तुम लोगों को करना है। मैं टाइम खूब दे रहा, ऐसा नहीं बेटा टाइम मैंने दे रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ कि नहीं तुम लोग डीबीपी करने के लिए आराम से? यस दे रहा हूँ सर। कि नहीं तुम लोग टाइम, है ना। देखो आज मैं तुम्हें कोई नया डीबीपी नहीं दिया, जो पुराना वाला मैंने उसको बोला कि आज तुम्हें फिर से वही सब डीबीपी करना है। उसका पहले तुमको टाइम कम मिला हो, अब यहाँ टोटल 13 डीपीपी हो गया मोल कॉन्सेप्ट का, तो पूरा 13 डीपीपी तुम लोगों को कर लेना है। अब जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है इसमें केवल 2 डीपीपी है, एक डीपीपी 25 क्वेश्चन, सेकंड डीपीपी में केवल 20 क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे भी तुम्हें खूब टाइम दे रहा हूँ। जितने भी डाउट है डीपीपी का तुम्हें कंप्लीट क्लियर कर लेना है। अगर तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट में कोई डाउट तुरंत पूछ लो, है ना, क्योंकि जो तुम्हारा बैकग्राउंड है, जो तुम्हारा है ना, जो नींव है, जो बेस है तुम्हारा, वो मोल कॉन्सेप्ट ही। अगर तुम्हारा नींव हिल गया, बेस हिल गया, तो आगे केमिस्ट्री की इमारत कैसे खड़ा करोगे, है ना। तो अच्छे से बेटा तैयारी करो, जो भी डाउट है मुझसे पूछो, डीबीपी सॉल्व करो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में लोग पढ़ेंगे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो एनसीईआरटी में लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के बारे में लिखा गया है कि क्या होता है, इसको कुछ फॉर्मूला बनाया गया होगा, लाइमन बामर पार्सन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज क्या होगा, इस तरह से डायग्राम बनाया गया होगा, है ना। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए गुड इवनिंग बेटा, बाय बाय। कोई डाउट तो पूछ सकते हो रुक कर। गुड इवनिंग सर। जिसको डाउट, हाँ जिसको डाउट नहीं वो जा सकता है। मुझे ये पूछना है कि मेरे को डीपीपी नहीं मिल रही गाइड्स पर। क्यों नहीं मिल रहा है बेटा? सर उसमें स्टोर में मिलती हैं, वो पहले जब मिलती थी अब वो आई नहीं रही, स्टोर वाला वो खुल ही नहीं रहा मेरे से। स्टोर वाला तुमने बात किया है किसी से? यहाँ पर बात करो, जो एकेडमिक हेड है ना, इनसे बात करना पड़ता है। अगर डीपीपी नहीं ओपन हो रहा है, जो तुम्हें एक नंबर मिला होगा, देखो यहाँ पर एकेडमिक डिपार्टमेंट लिखा हुआ है ना, इनका एक नंबर मिला होगा तुम्हें, कोई भी प्रॉब्लम होगा हेल्प नंबर मिला है कि नहीं बेटा? हेल्प नंबर सर कोई मधु मैम का नंबर है। हाँ मधु मैम का, तो बात किया बेटा मधु मैम से? सर तो उनसे कहें फिर इसके बारे में। बेटा जो डीपीपी खुल नहीं रहा है बेटा, ये तो टेक्निकल फॉल्ट है, तो टेक्निकल चीज मैं नहीं देखता हूँ कि किस तरह से होता है, ये काम उनका है। अगर तुम्हें डीपीपी में कोई डाउट है, डाउट मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और मुझे मालूम है टेक्निकल चीजें क्या है, जो नहीं हो रहा है तो ये हैंडल वही लोग करते हैं ना, तो मैं तो पढ़ा सकता हूँ यहाँ पर, मैं तो उसको नहीं बता सकता बेटा किस तरह से नहीं खुल रहा है। अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास भी एक्सेस है नहीं ई गाइड्स का, तो ई गाइड्स का एक्सेस मेरे पास है नहीं, तो ई गाइड्स अगर मैं ओपन करूँ तो खुलेगा भी नहीं।
ये ई काइट्स है, ओपन कर रहा हूँ उसको। अगर स्टोर में खोलूंगा तो वहां पर फ्री वाला आएगा, देख रहे हो यहाँ पर। तो ये मैं स्टोर ओपन कर रहा हूँ, क्लास 11 लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे फ्री फ्री दिख रहा है ना बेटा, फ्री वाला। इसका मतलब मैं एक गेस्ट की तरह यहाँ फ्री पर। वाली डीपीपी है सारी। यस सर। हाँ तो मेरे पास एक्सेस नहीं है ना बेटा, तो एक्सेस मधु नहीं मैम सर, के पास इसके है, बस वही अलावा- कर सकते हैं। नहीं सर, इसके अलावा मिल नहीं रही डीपीपी, ये फ्री वाली डीपीपी है सारी। तुम लोगों को भी कोई डीपीपी नहीं मिल रहा है? नो सर, ये फ्री वाली कर रहे हैं हम। अच्छा, ये जो फ्री वाला है 11th में A01 बैच का, वही कर रहे हैं तो बाकी किसे ABCDEFG कुछ लोगों ने किया है? कहाँ से किया बेटा वो सब? सर ये फ्री वाले में से ही करा है सब। फ्री वाले में यहाँ पर दिया गया था, यहाँ पे आपको इसमें सब मिल जाएगा, यहाँ पर सब है, यहाँ तो एक्सपायर्ड लिखा हुआ है। नहीं सर, ये आपने पीरियोडिक टेस्ट वाला खोला है सर, एक बार बैक करेंगे। बैक करो, तो यहाँ पे 11th सर, इंजीनियरिंग लिखा हुआ है यहाँ पर। सर ये प्रैक्टिस केमिस्ट्री टेस्ट डेली है प्रैक्टिस प्रॉब्लम। नहीं सर, नीचे नीचे कहाँ पर है ये बेटा? केमिस्ट्री डेली और नीचे यहाँ पर, केमिस्ट्री। हाँ यहाँ ये पर। सर। इसको मैं ओपन, इसको मैं क्लिक करूँ? यस ये सर। मैंने क्लिक कर दिया। सर इसी में से करे हैं सारे। अच्छा, यहाँ पर कुछ रैंक वगैरह भी आया हुआ है, इसमें से तुमने किया है। तो Yes, यहाँ पर कहाँ पर था बेटा? सर ये 1A 1A 1B। ये है 1A, ये हाँ यहाँ पर 1A है ना, 1A 1B 1C नहीं है, 1 है तो यहाँ पर सब तो है बेटा, 1B ये तो सब तो है बेटा यहाँ पर, मेरा सब स्टोर है पे ना? क्लिक ही नहीं हो रहा। तो यहाँ बेटा बात करना पड़ेगा तुम्हें, है ना, क्योंकि तुम्हारे कुछ फॉल्ट